तो आज की इस वीडियो में रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको जितना भी ज्ञान चाहिए ना, वो सारा ज्ञान हमने इस छोटी सी वीडियो में निचोड़ दिया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो भरोसा रखिए आप बाकी 90% रियल एस्टेट निवेशकों से बहुत बेहतर बन जाओगे। ये छोटी सी वीडियो इतने ज्यादा जानकारी से भरी हुई होने वाली है कि मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी पॉइंट्स मैं बोलूंगा उनको लिख लीजिए। अब आपको ये तो पता होगा कि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए 4 से 5 तरीके होते हैं, जैसे कि REITs, रिट्स या फिर रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स आदि। लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग सिर्फ बात करने वाले फिजिकल बाइंग प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि घर या फिर फ्लैट खरीदने के बारे में। तो अगर आप भी एक फ्लैट या फिर घर लेने का सोच रहे हो ना, तो ये 4 चीजें जाननी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले। तो सबसे पहले आता है रियल एस्टेट इज लोकली ड्रिवन, यानी कि जो यूएस का रियल एस्टेट का मार्केट है वो काफी अलग है भारत के मार्केट से। कलकत्ता का जो मार्केट है वो काफी अलग है दिल्ली के मार्केट से, और दिल्ली में भी जो चांदनी चौक का मार्केट है वो काफी अलग है लाजपत नगर के मार्केट से। तो आप जिस एरिया में घर लेने का सोच रहे हो ना, उस जगह का लोकल नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह के नियम थोड़े अलग अलग होते हैं। अब दूसरा आता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए रियल एस्टेट के नियमों के बारे में, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में इस इंडस्ट्री के अंदर काफी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके। तो अगर उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, तो हर राज्य का रेरा एक्ट अलग होता है। जैसे कि रेरा एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार अगर बिल्डर आपको टाइम पे पोजीशन नहीं देता है, तो ग्राहक उस एग्रीमेंट को समाप्त कर सकता है और अपने पूरे पैसे का रिफंड मांग सकता है, और बिल्डर को भी पूरा रिफंड देना पड़ेगा, वो भी ब्याज सहित। अब तीसरा आता है एडिशनल मॉनेटरी बर्डन्स। आपके दिमाग में घर खरीदने के लिए एक बजट होगा और आपने जाके सारे रेट भी चेक कर लिए होंगे, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि जब आप घर खरीदने के लिए जाओगे, जो आखिरी कॉस्ट रहेगी वो 30 से 40% बढ़ जाएगी इन एक्स्ट्रा चार्जेस के कारण, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस या फिर स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस या फिर ब्रोकर फी, पार्किंग के शुल्क आदि के कारण। अब चौथा आता है अलग अलग बैंकों से बात करके अपने लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करना। काफी ज्यादा संभावना है कि आप घर लेने के लिए लोन लेने का सोच रहे होंगे। अब काफी केसेस में क्या होता है, हम लोग घर तो पसंद करके आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि बैंक से उतना लोन ही नहीं मिल रहा है। तो आमतौर पर बैंक आपका क्रेडिट स्कोर देखती है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेगी, जैसे कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। और इसके अलावा भी अन्य डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं अगर बैंक को चाहिए तो। ये भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट स्कोर उतना ना हो और बैंक आपको लोन देने के लिए राजी हो ही ना। तो ये सब आप पहले से ही चेक कर लो, ताकि आपका काफी सारा समय पहले ही बच जाए। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स के बाद मैं आशा करता हूं कि आपने 3-4 अच्छे एरिया अपने दिमाग में सोच लिए होंगे और उनमें से 3-4 अच्छे बिल्डर शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे। तो अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अब देखिए, इससे पहले कि आप बाजार में निकलो प्रॉपर्टीज का सर्वे करने के लिए, आप घर बैठे प्रॉपर्टीज के दामों का आइडिया लगा सकते हो ये 2 चीजें करके। तो सबसे पहले आप उस 3-4 जगह के सर्कल रेट चेक कर सकते हो। अब मोटे तौर पर आपको प्रॉपर्टी के जो प्राइजेस रहेंगे वो इन सर्कल रेट से 20 से 30% ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ये जानकारी आपको इंटरनेट पर काफी आराम से मिल जाएगी। बस आपको जिस भी एरिया में घर लेना है वो टाइप करना है, प्लस आपको सर्कल रेट डाल देना है। उसके बाद आपको उस एरिया का पर स्क्वायर सेंटीमीटर का रेट मिल जाएगा। अब दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि 3-4 मेजर बैंक की वेबसाइट पे जाके आप उस एरिया की ऑक्शन प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो। अब ये प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनके मालिक टाइम पे पैसे नहीं दे पाते और फिर बैंक उनसे ये प्रॉपर्टी ले लेती है, और आमतौर पर बैंक ऐसी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में लगा देती है और इनके जो कीमत होती है वो 20 से 30% कम होती है। अब ये 2 चीजें करने के बाद आपको उन 3-4 एरियाज के प्रॉपर्टी के दामों के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। अब टाइम आ चुका है मार्केट में निकलने का। तो अब देखते हैं कि आपको निवेश करने से पहले क्या क्या देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करना। तो यार, आपने अभी बैंक से भी बात कर ली कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, आपको प्रॉपर्टी के प्राइजेस के बारे में भी एक आइडिया मिल गया है, लेकिन ये सब के बाद आपको आपका जो पॉकेट है वो कितनी अनुमति दे रहा है खर्च करने के लिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी महीने की जो तनख्वाह है उसमें से 70 से 80% सिर्फ EMI में जा रहा हो और आपके बाकी खर्चों के लिए पैसे ही ना बचे। तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने बहुत ही आसान फॉर्मूला निकाला है। आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट जो रहेगा इज इक्वल टू 100, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके मंथली सैलरी के 30% से। अब इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें मान के चली है, जैसे कि जो लोन का पीरियड है वो हमने 15 सालों का लिया है, और जो ब्याज दर है वो हमने लिया है 8.5%। तो अगर आपकी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए, तो उसका 30% हो जाता है 30,000 रुपए। उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आता है 30 लाख। तो मैक्सिमम आपको जो लोन लेना है वो होना चाहिए 30 लाख रुपए का। अब इस फॉर्मूले की मदद से आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होगा और आपके ऊपर ज्यादा तनाव भी नहीं आएगा आपके EMI को लेके।
अब घर खरीदने के लिए आपने कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करे होंगे, जितनी भी बचत आपने की है प्लस बैंक से आपको जितना भी लोन मिल रहा है वो हो जाती है आपकी अफोर्डेबिलिटी। तो इस केस में मानते कि आपने 10 लाख रुपए की बचत की है और 30 लाख रुपए का आपको लोन मिल रहा था बैंक से, तो आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो हो जाती है 40 लाख रुपए की। और जैसे कि हमने बताया कि घर खरीदने में 20 से 30% एक्स्ट्रा पैसे आपको लग ही जाते हैं, तो हमारा सुझाव तो यही रहेगा कि इन 40 लाख में से सिर्फ 35 से 36 लाख ही आप अपनी अफोर्डेबिलिटी रखिए, बाकी 4 से 5 लाख आप इन ऊपर वाले खर्चों के लिए छोड़ दीजिए। तो अब अगला कदम आता है खुद के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने का। लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी तय होती है दो चीजों से, वैल्यू फॉर मनी और सूटेबिलिटी। अब वैल्यू फॉर मनी के लिए हमने एक थंब रूल बनाया है, जैसे कि उस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड 4% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब ये रेंटल यील्ड क्या होता है, तो इसके लिए हमने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है, जैसे कि रेंटल यील्ड इज इक्वल टू जितना भी आपको 1 साल के अंदर किराया आ रहा है उसको आपको डिवाइड करना है प्रॉपर्टी के दाम से और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो अगर घर 35 लाख का है और आपको हर महीने 15,000 का किराया आ रहा है तो आपको सालाना किराया मिलता है 1,80,000 का। तो अगर मैं 1,80,000 को डिवाइड करूं 35 लाख से और फिर मल्टीप्लाई करूं 100 से तो मुझे मिलता है 5.14% का रेंटल यील्ड, जो कि मैंने आपको बताया था 4% से ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस के अंदर ये प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी में सूटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, मतलब कि आपको प्रॉपर्टी कितनी सूट कर रही है। अब ये सब देखने के लिए आप प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें देख सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आता है विसिनिटी, यानी कि उस घर या सोसाइटी का लोकेशन कैसा है। फिर उधर जो अप्रोच रोड है वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद उस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है और उसके बाद जो मेडिकल या फिर ग्रोसरी शॉप्स वगैरह है वो कितने पास में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टाइप ऑफ हाउस, यानी कि घर का जो फ्लोर प्लान है वो कैसा है, 2 BHK है या 3 BHK है और घर कितना बड़ा है। काफी सारे लोगों के लिए घर का फेसिंग या फिर वास्तु भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। अब तीसरा आता है घर पुराना है या नया। अगर घर नया है और आप किसी बिल्डर से ले रहे हो तो उस बिल्डर की मार्केट में कितनी रेप्यूटेशन है और उसका पूरी हिस्ट्री देखना मत भूलिएगा। और उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च, यानी अभी वो घर किसको बिलोंग करता है, वो भी अपने लॉयर और सीए से चेक करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सब कुछ करना आपको एक बहुत बड़े परेशानी से बचा सकता है। अब चौथा आता है मेंटेनेंस। अब जहां भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो वहां की सुरक्षा जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आपको मैं प्रो टिप दूं तो जब भी आप प्रॉपर्टी देखने जाओ तो बिजी आवर्स में चले जाना या फिर रात को चले जाना और वहाँ के कुछ लोगों से आप बात भी कर लीजिए, ताकि आपको एक पूरा पिक्चर मिल जाए कि वो प्रॉपर्टी सच में कैसी है। अब सुनने में आपको काफ़ी बेसिक लग रहा होगा, लेकिन भरोसा रखिए अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो बाकी 90% रियल एस्टेट निवेशकों से आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन जाओगे। तो इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट्स हो और अगर आपको कोई शक हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।